I welcome you to the phase 2. We are continuing the reading of chapter. My acquaintance with the barefoot ragpickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically. यहाँ पे मेटाफर का मीनिंग देखिए. मेटाफर इज कंपैरिजन. तो सीमापुरी के पेरिफेरी जो था पेरिफेरी ऑफ दिल्ली पे था. पेरिफेरी होता है आउटलाइन. तो सीमापुरी अगर पेरिफेरी ऑफ दिल्ली पे है मतलब उसकी आउटलाइन पे है, दिल्ली के बहुत पास है, तो दिल्ली जैसा होना चाहिए. बट इट इज माइल्स अवे फ्रॉम इट, मतलब मीलों दूर है. मेटाफोरिकली, सच्चाई में नहीं है. सच्चाई में तो पास है, फिजिकली उसके पास है, लेकिन सिंबॉलिकली दूर है, समझने के लिए दूर है. क्यों? क्योंकि दिल्ली के जो अपडेशन है, दिल्ली में जो नई नई चीज़ें हैं, दिल्ली में जो एडवांसमेंट है, वो सीमापुरी में नहीं है. सीमापुरी में बहुत सारे रैगपिकर्स रहते हैं, तो सीमापुरी के बच्चे जो हैं वो दिल्ली के बच्चों जैसे नहीं है. दिस इज व्हाट द ऑथर वांट्स अस टू अंडरस्टैंड. दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. स्क्वाटर्स मतलब गरीब लोग, जमीन पर बैठने वाले. साहिब्स फैमिलीज अमंग्स देम. सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, मतलब वो आबाद नहीं थी, बिल्कुल उजाड़ थी. इट स्टिल इज बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, मतलब कि सीमापुरी ऑफिशियली ऑक्यूपाइड नहीं है, रेजिडेंशियल एरियाज वहाँ नहीं है, लेकिन इट इज नॉट एम्प्टी. वहाँ पर दूसरे लोग रहते हैं. विच आर दीज दूसरे लोग? दीज आर दीज यू कैन से इलीगल ऑक्यूपेंट्स, और मे बी दीज आर द स्लम एरियाज. दे डू नॉट हैव एन ऑफिशियल यू कैन से occupation of their existence over there. It is not a formal colonized part in सीमापुरी. So ये लोग हैं, ये स्लम्स में हैं, तो इसलिए हम कहते हैं वो आज भी विल्डरनेस ही मानी जाएगी, क्योंकि उसको रेजिडेंशियल एरिया की तरह एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान आउट नहीं दिया गवर्नमेंट ने. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तरपॉलन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स. ये सच्चाई है वहाँ की. इतने सारे रैग पिकर्स रहते हैं, और लिविंग कंडीशंस देखिए उनकी. मड की, मिट्टी की दीवारें, रूफ, छत टिन या तरपाल की, सीवेज नहीं है, ड्रेन नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, बट सो मेनी पीपल दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है. विदाउट एनी परमिट, इनको परमिशन नहीं है, बट विद राशन कार्ड्स. लेकिन राशन कार्ड है. राशन कार्ड क्यों है? Because it gets their names on voter list and enables them to buy grain. लेकिन the reality is, what is the purpose of ration cards? Voter pass, that is the voter card. So these people are a voter bank for some other people who are taking use of them. So here they are not being given you can say the basic amenities that they require, but they are contributing to the vote bank of our nation. They have lived here, food is more important for survival than an identity. अब इन लोगों ने समझ लिया है कि अगर वोटर कार्ड बना के हमें खाना मिलता है, तो वोटर कार्ड बना के रहने में मुझे लगता है कि फायदा है. तो इन लोगों ने वोटर कार्ड इसलिए बनवाया, खुद से भी ये इंटरेस्टेड थे, या इनको दिया इसलिए गया कि इन्हें खाना मिल जाएगा. एंड दिस इज एक्सेप्टेबल टू देम बिकॉज दे डोंट वांट आइडेंटिटी, दे वांट फूड. इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers, तो उनकी साड़ियाँ फटी हुई हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, but they are happy because the voter card provides them food. But wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. तो उनके टेम्परेरी होम्स बन जाते हैं, जहाँ भी उनको खाना मिलता है, वोटर कार्ड मिलता है. धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन वहाँ पर इंक्रीज हो जा रही है. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. अब इनके लिए सबसे बड़ा टास्क है सर्वाइवल, जिंदा रहना. उसके लिए सबसे बड़ा टास्क है खाना मिलना. उसके लिए सबसे बड़ा टास्क है कैसे मिलना. उसके लिए सोल्यूशन है वोटर कार्ड. दिस इज द ओनली थिंग दैट दे आर डूइंग. दे आर जस्ट सर्वाइविंग. दे डू नॉट हैव एन आइडेंटिटी, दे डू नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस. दे आर सच नॉन एंटिटीज. और सर्वाइवल, जैसे वो खुद अपना सर्वाइवल डिफिकल्ट है, ऐसे ही उनके साथ उनके बच्चे इस सर्वाइवल में उनके साथ ज्वाइन कर जाते हैं. वो भी बेचारे
They also have the same task, survival. पेट भरना है जैसे भी. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years it has acquired the proportions of a fine art. और आज वो इस आर्ट में मास्टरी कर चुके हैं, आर्टिस्ट बन चुके हैं. गार्बेज टू देम इज गोल्ड, क्योंकि कूड़े से तो उनको गोल्ड मिलता है, उनके लिए सोने जैसा है ये गार्बेज. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is leaking roof, but it is a roof. It gives them shelter. तो उनके लिए अगर जिंदगी में कुछ important है, it is only and only garbage for children as well as for adults. But for a child, it is even more than gold. What it is, we'll see on the next page. Here, let's discuss something more. यहाँ पे इंडिकेशन है पार्टनर्स इन सर्वाइवल. जब बच्चे बन जाते हैं पेरेंट्स के पार्टनर्स इन सर्वाइवल, देन चाइल्ड लेबर बिगिंस. तो यहाँ चाइल्ड लेबर शुरू हो जाती है. फिर भी दीस पीपल आर कंटेंटेड, उनको लगता है कि जैसे मर्जी खाना तो मिला. एंड दिस लाइन विच आई हैव हाईलाइटेड इन ब्लू, द हाईलाइटेड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑफन सीन क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट. हाउ डू rag pickers of Simapuri survive? Answer is given here. And then on the top red box, under what circumstances did Sahib's family shift to Simapuri? This also I have explained. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says. His eyes are lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there's a hope for finding more. तो ये बच्चे एडिक्ट हो गए हैं गार्बेज को ढूंढ ढूंढ के, फ्रोल के, फ्रिस्क कर करके उसमें से कुछ ना कुछ काम का ढूंढना. वन डे मे बी समबडी माइट हैव फाउंड अ 10 rupee नोट बाय मिस्टेक. अब उनको लगता है कि गार्बेज में से पता नहीं कौन कौन सी काम की चीज़ें निकलेंगी. सो दे कीप ऑन स्पेंडिंग टाइम विद गार्बेज. कैन यू अंडरस्टैंड? देयर मस्ट बी सो मच ऑफ स्मेल. इट इज़ unhygienic. There are germs, there is fungus, bacteria, what not. And these children are so unaware. They are spending time in that garbage. They are so much prone to diseases. It seems that for children, garbage has a different meaning from what it means to their parents. ये बहुत important part है. Please do it carefully and remember it. It is easy also. तो लगता है कि ऑथर कहती है कि शायद गार्बेज की मीनिंग बच्चों और पेरेंट्स के लिए बहुत डिफरेंट है. फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर. उसमें सरप्राइज हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो उसको ढूंढते ही ऐसे ही. फॉर एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. और बड़ों के लिए वो खाना है. इट इज़ देयर ब्रेड एंड बटर. वाई डू द rag picker children consider garbage as gold? Not only children, everybody considers garbage as gold. For them it is wonder. Why? Because they find sometimes valuable things also in garbage. How does garbage have different meanings for adults and for children? It is written here. What does this indicate about children's perspectives? Children's perspectives are different from adults. For them, a thing might bring wonder. Their eyes get lightened up. They find it so surprising and so intriguing that they love to spend time with garbage. But for adults, garbage is what that gets them money and food quickly. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it, standing behind the fence. यहाँ भी वर्ड कंटेंट है, मैंने कंटेंटमेंट लिखा है. ये फिर शो करता है कि साहिब कितना कंटेंटेड था. ऊपर शो करता है कि गार्बेज को फ्रिस्क करके, सर्च करके वो कंटेंटेड है. अगर गलती से भी उन्हें कुछ काम का मिल जाए, बहुत है उनके लिए. यहाँ पे स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वाड़ी के पीछे खड़े होके, ही इज वॉचिंग टेनिस मैच. ही लाइक्स टेनिस मैच. जस्ट वॉचिंग इट इज गिविंग हिम कंटेंटमेंट. उसको सेटिस्फैक्शन देता है. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग. इतने में उसको कंटेंटमेंट है कि वो वहाँ झूले झूल के आ जाता है. साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज. आज उसके पास भी टेनिस शूज है. दैट लुक स्ट्रेंज. वो बड़े अजीब लग रहे हैं. क्यों? बिकॉज he is wearing discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in a manner of explanation. कि मुझे किसी ने दी है, मेरी माँ ने नहीं दी है. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी अमीर बच्चे ने ये जूते फेंक दिए थे. क्यों? क्योंकि एक जूते में होल था, वो फटा हुआ था. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. ये क्या इंडिकेट करता है?
कि वो कंटेंटेड है, उसको फटे हुए जूते मिले। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि साहिब का एक ड्रीम है टेनिस, बट विल ही बी एबल टू रीच दैट ड्रीम एवर? Obviously, no, he can never, because these people are so bound in poverty. They've made poverty their lifestyle. They are out of education. They do not know anything about the world. How can we think of their upliftment? They are barely surviving. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. कैनिस्टर होता है कनस्तर, टीन का बना हुआ एक कंटेनर होता है. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. अब ये बात साहिब के लिए बहुत बड़ी है. साहिब has joined a shop. वो एक चाइल्ड लेबर की तरह काम करने लग गया है. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. उसने सवाल पूछा पर शायद उसको जवाब नहीं मिला, या मिला होगा तो जल्दीबाजी में मिला होगा, क्योंकि साहिब has changed. Earlier he was smiling, he was a carefree boy who would stand and watch a tennis match behind the fence. He would go often, play on the swings. He was loving his life, even if it was a life of a rag picker. Even if he wore torn shoes, he was enjoying all that. But now, he is holding a steel canister. Steel canister symbolizes his burden. The burden that has taken away his carefree look. The burden that has given him food, 800 rupees, and all meals for the whole day. But it has robbed him of his freedom. That is why the steel canister seems heavier than the plastic bag he used to carry so lightly. It is not because of the physical weight, it is because of the added responsibility. उस प्लास्टिक बैग में वो क्या भरते थे जो उनको मिल जाता था गार्बेज में से. It used to give them wonder, surprise and joy. But the steel canister has given him burden of responsibilities. Now note the use of these contrasting ideas. The steel canister and the plastic bag. The job, money and meals and the loss of carefree look. ये क्यों कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया है? दिखाने के लिए कि इन बच्चों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं. अगर ये जॉब कर भी लेते हैं तो भी इनका कुछ होने नहीं वाला. नोट द आयरनी ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज मेक्स अस हैप्पी, बट हियर इट हैज टेकन अवे हिज केयरफ्री लुक. How does Sahib change or improve upon his circumstances? Does he actually improve upon his circumstances? Yes. Physically he is. He gets money and food. But in reality, he loses the carefree look and freedom. That is why we cannot say that it is not the real improvement. However, their target was only to get food, and that target they have achieved. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. साहिब का नेम आपको याद है? साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. यहीं पे दोबारा नाम याद कीजिए. थोड़ा बहुत he was the lord of himself at least. He is not even his own master now. He has become a child laborer. He has lost his childhood. That is why the chapter has been named Stories of Lost Childhood. Stolen childhood. Who has stolen? The canister, the man, the tea shop owner? No. It is our whole society that has taken away the childhood of this boy. He has lost his freedom on pretext of earning money. And now he is bound to continue in the state of perpetual poverty. We begin the second story here. It is the story titled I Want to Drive a Car. This is the story of a boy named Mukesh. Mukesh insists on being his own master. अब ये देखिए, ये स्टोरी शुरू वहाँ से होती है जहाँ पे साहिब की स्टोरी एंड होती है. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. मुकेश कहता है आई विल बी माई ओन मास्टर. ही विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. बट अब मुकेश की रियल लाइफ और मोटर मैकेनिक बनने तक का जो गैप है, दिस द ऑथर इज गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग पैराग्राफ्स. तो मोटर मैकेनिक बनने के लिए क्या चाहिए होता है? अ पर्सन शुड नो अबाउट द कार्स. तो ऑथर ये पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his own town, Firozabad, famous for its bangles. अब इसका जो ड्रीम है, इट इज़ लाइक मिराज. मिराज हम सब जानते हैं, वी हैव स्टडीड इन साइंस. इट इज़ एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेरी हॉट सर्फेस. हॉट सर्फेस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इतना ज़्यादा हो जाता है कि इट लुक्स लाइक देयर इज़ अ पूल ऑफ वाटर ओवर देयर. तो वो झूठ है. मिराज इज़ एन इल्यूजन. इसी तरह से इसका ड्रीम ऑफ ड्राइविंग अ कार, ऑफ लर्निंग टू बी मोटर मैकेनिक, इट इज़ अ मिराज. It is an illusion. It is such a dream that can never be overcome, that cannot be achieved ever.
मुकेश रहता है फिरोजाबाद में। अब फिरोजाबाद, यू ऑल मस्ट बी अवेयर, इट इज़ फेमस फॉर बैंगल ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास बैंगल्स। नाउ एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यहाँ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में बहुत हाई टेम्परेचर पे काम होता है, बहुत हीट होती है, डायरेक्ट एक्सपोजर टू फायर होता है और डार्कनेस होती है। Families have spent generations working around furnaces, furnace भट्टी, welding glass, glass को मेल्ट किया जाता है, रीशेप किया जाता है, making bangles for all the women in the land it seems. Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. And Dingy says without air and light that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब प्रॉब्लम यह कि मुकेश की फैमिली ऐसी फैमिली में है जो फिरोजाबाद में ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं। आई हैव टोल्ड यू उस इंडस्ट्री की वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, देखिए, फर्नेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन, और आगे भी आएंगे पॉइंट्स। यहाँ पे 20,000 चिल्ड्रन काम करते हैं एंड नन ऑफ दीज चिल्ड्रन आर अवेयर, मे बी देयर फैमिलीज ऑल्सो, दे आर नॉट अवेयर दैट इट इज़ इलीगल टू मेक चिल्ड्रन वर्क लाइक दिस। और एक बार अगर लॉ ने काम कर दिया तो ऑल दीज 20,000 चिल्ड्रन विल बी टेकन आउट ऑफ दीज चाइल्ड लेबर सेंटर्स। बट प्रॉब्लम यही है ना कि लॉ एनफोर्स ही नहीं हो रहा, दिस इज द रियलिटी। अब यहाँ वर्किंग कंडीशंस देखें, high temperature dingy cell without air and light, no oxygen, no light, and in this kind of atmosphere, in this kind of circumstance, if a child works, they lose the brightness of their eyes, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं even before they become adults. मुकेश eyes beep, अभी तक मुकेश की आंखें ठीक है। He volunteers to take me home, वो अनीस जंग को अपने घर लेके जाता है, which he proudly says is being rebuilt, उनका घर बन रहा है, रेनोवेट हो रहा है। तो we walk down, वो चलते हैं। मैं क्विकली यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस कर लूँ। We have to see that मुकेश की स्टोरी बहुत कॉन्फिडेंस से बिगिन होती है। इस कॉन्फिडेंस में कितनी प्रैक्टिकलिटी है ये हम देखेंगे इस स्टोरी में। सिमिली यूज किया है लाइक अ मिराज। What are the working conditions and living conditions of bangle makers in Firozabad? यहाँ पे working conditions आ गई हैं। Living conditions will be on the next page when we see Mukesh's home. So we walk down. Stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels, with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state. क्या हो रहा है इस लाइन में? वर्किंग लिविंग कंडीशंस बताएंगे, स्टिंकिंग, बदबूदार लेन्स हैं, गार्बेज है, और होम्स आर लाइक दे आर डिंजेस, गुफाएं जैसे, टूटी फूटी दीवारें, वॉबली डोर, हिलते हुए डोर्स, ना विंडोज, ह्यूमंस और एनिमल्स इकट्ठे रह रहे हैं, स्ट्रे एनिमल्स भी हैं, प्रिमिटिव स्टेट में जैसे रहते हैं, आदि मानवों की तरह। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स द वॉबली आयरन डोर with his foot, पैर मार के एक हिलते हुए दरवाजे को खोलता है, pushes it open and we enter a half built shack, आधा अधूरा सा बना हुआ एक रहने का, एक झुग्गी टाइप का कमरा। एक पार्ट में thatched with dead grass, उसके ऊपर सूखी हुई घास लगी हुई है। there is a firewood stove, firewood stove मतलब चूल्हा, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन है, large vessel of sizzling spinach leaves, उसमें पालक उबल रही है। On the ground in a large aluminium platters are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक कमजोर सी लड़की पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही है। Through eyes filled with smoke, she smiles. उसकी आंखें भरी हुई हैं धुएं से, बट वो स्माइल करती है। You remember हमने पिछली स्टोरी में कंटेंटमेंट पढ़ा था, वही कंटेंटमेंट यहाँ पर भी शो हो रहा है। They are smiling despite their poverty. They are used to it. They have accepted it. She is the wife of Mukesh's elder brother. अब मुकेश का एक बड़ा भाई है, उसकी वाइफ है ये। इसकी एज देखिए, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा बड़ी नहीं है मुकेश से, मतलब ये भी बच्ची है, चाइल्ड मैरिज आ गई यहाँ पे। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस।
already in charge of 3 men. She has to take care of 3 men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, जब फादर आते हैं, she gently withdraws behind the broken wall. वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती हैं and brings her veil close to her face, और घूंघट कर लेती हैं. As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. ये कस्टम है घूंघट करना. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. अब यहाँ पर father is गरीब bangle maker है. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker. तो पहले he was a tailor. Now he has failed to renovate a house. वो अपना घर renovate भी नहीं कर पाया. Sent his 2 sons to school. He could not send his children to school. All that he has managed to teach them what he knows, but he has been able to do one thing, teaching them the art of making bangles. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother. अब मुकेश की दादी भी हैं. She has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. जब ग्लास के बैंगल्स को पॉलिश किया जाता है, उसमें से जो डस्ट और फ्यूम्स निकलती हैं, that makes these people blind. Can a God given lineage ever be broken? क्या भगवान की दी हुई कला, हमारा दे कॉल इट देयर लेगेसी, वो कहते हैं कि हमारा खानदानी काम है, हम इसे छोड़ सकते हैं? She implies. Now I ask a question. Is it not possible for them to stop all this? Definitely it is possible. They are not doing it themselves. They are not trying to do that. A lineage can always be broken. But वो इसको कहते हैं कर्म, because उनकी thought ऐसी है. Nobody is telling them that yes, you can change. She implies, born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. They have seen only bangles. उनको लगता है हम कुछ और कर ही नहीं सकते. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. और ये जो bangles हैं, they are kept in heaps and people go to sell them. And in dark hutments or dark झुग्गियों में, next to the lines of flames of flickering oil lamps, flicker करते हुए, जगते बुझते हुए oil lamps के साथ बैठ के sit boys and girls, छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Bangles के circles बनाते हैं, उनको जोड़ जोड़ के, weld कर करके. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. इनकी आँखों को it is used to अंधेरे में काम करने के, उनको लाइट में दिखता कम है, अंधेरे में ज़्यादा दिखता है. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. अब ये बेचारे बच्चे adult बनने से पहले ही they lose their eyesight. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस पेज पे चाइल्ड मैरिज है, पैथेटिक स्टेट है, बहुत ही तरसयोग हालत है. Despite decades of labor, they have achieved nothing. उनके पास कुछ नहीं है, कुछ उन्होंने कमाया नहीं, ना प्रॉपर होम, ना फूड, नथिंग. अब सविता की बात करेंगे. A young girl in drab pink dress sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass, as her hands move mechanically like the tongs of a machine. I wonder if she notes the sanctity of the bangles she helps make. अब सविता की बात हो रही है, एक छोटी सी लड़की है, शी इज सिटिंग, उसके साथ एक बूढ़ी औरत है उन्हीं की फैमिली की. सविता हैज बिकम वेरी क्विक इन डूइंग दिस वर्क. प्रैक्टिस हो गई है. दीज चिल्ड्रन आर सो इंटेलिजेंट, दे आर सो क्विक, बट शी डजंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज बैंगल्स. उसे पता ही कि वो जो बना रही है उसका मतलब क्या है. बैंगल सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग. शादी की निशानी होती है एक इंडियन लेडी की. ऑस्पिशियसनेस, उसकी पवित्रता, उसका शगन होना, उसका पॉजिटिव, एक अच्छा माने जाने वाला इंडिकेशन होता है. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे. अचानक एक दिन उसकी शादी कर देंगे. हर हेड विल बी ड्रेप्ड विद रेड वेल. उसके सिर पे लाल घूंघट कर देंगे. हर हैंड्स डाइड विद रेड, मेहंदी लगा देंगे. एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट. लाल चूड़ियाँ पहना देंगे. शी विल बिकम अ ब्राइड
लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जैसे वो बूढ़ी औरत कई साल पहले बनी थी, शी विल ऑल्सो बिकम अ ब्राइड, स्टिल शी हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट्स। अब हमने क्विकली देखना है अभी मुकेश की फैमिली में, और जो वुमेन की बात हुई है वो देखो, मुकेश की जो भाभी उनकी बात देखो, मुकेश की ग्रैंड मदर की बात देखो, प्लस सविता एन अनमैरिड इसकी बात देखो, एक यंग मैरिड गर्ल की बात हुई है जो कि मुकेश की भाभी है, देन एक ओल्ड ब्लाइंड वुमेन की बात हुई है, मुकेश जो एक उनकी पड़ोसन है जैसे कि मुकेश की ग्रैंड मदर है। ऑल दीज वुमेन क्या व्हाट दे आर डूइंग, they are making bangles, losing health, losing eyesight, they are just doing the same thing। 30 साल में भी इनके स्टेटस, इनका स्टेट, इनका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ है। कैसे होगा? एजुकेशन ही नहीं है। शी डज नॉट हैव लाइट इन हर आईज, ये भी शी इज ऑल्सो ब्लाइंड। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वो कहती है मैंने आई हैव नॉट इवन हैड फूड प्रॉपरली, अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, आवाज में कोई खुशी नहीं है। शी हैज नॉट इवन एंजॉयड वन फुल मील in her entire lifetime. That is what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. वो कहता है मुझे बैंगल्स के बिना कुछ आता ही नहीं। All I have done is make a house for the family to live in. मैं बस इनको एक घर दे पाया, मैंने और कुछ नहीं दिया। मुकेश के फादर ने क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ उसने सिखाया कि बैंगल मेकिंग की आर्ट क्या है, और सेकंड इस आदमी ने क्या दिया अपनी फैमिली को? सिर्फ एक घर। वो इस सोसाइटी की बात है जहाँ पे घर होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. ये हर घर में यही कहानी है। The young men echo the lament of their elders. जो जवान लोग हैं वो एको करते हैं, वो बोलते हैं, लिमेंट उनके एल्डर्स का लिमेंट मतलब रिग्रेट, उनके एल्डर्स रिग्रेट करते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाए। यंग मैन भी वही बात बोली जा रहे हैं और ये चली जा रहा है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, कुछ नहीं बदला टाइम के साथ। इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड द इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। फिरोजाबाद में इतने सालों की, डेकेड्स की माइंड नमिंग हार्डवर्क, दिमाग बंद करने वाली हार्डवर्क ने उनकी ड्रीम करने की एबिलिटी खत्म कर दी है। ना वो कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेने के बारे में सोच पा रहे। तो अनीस जंग ने उनको एक क्वेश्चन पूछा, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो उसने कुछ यंग लड़कों को पूछा, इन यंग लड़कों को उनके फादर्स और फोर फादर्स मतलब पुराने उनके जो बड़े बूढ़े थे उनको कुछ मिडिल मैन होते हैं बीच के लोग मतलब पैसे देने वाले लोग, जो उनके काम कराने वाले लोग थे, उन लोगों ने फंसा लिया एक विशियस सर्कल जो कभी ना खत्म होने वाली प्रॉब्लम हो। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal। वो कहते हैं अगर हम ऑर्गेनाइज हो गए, अगर हमने कोई पावर बना ली, तो पुलिस वाले हमें पकड़ के पिटाई करेंगे, जेल में डाल देंगे किसी ऐसे काम के लिए जिसको वो इलीगल बोलते होंगे, शायद हमने वो काम किया भी ना हो। देयर इज नो लीडर अमंग देम। वो कहते कि हम लोग तो विक्टिम्स हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई झगड़ने वाला है नहीं, कोई लीडर है नहीं जो हमारी बात करे। नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनको कोई समझा ही नहीं पा रहा कि थिंक डिफरेंट, ट्राई, यू विल अचीव। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर ऑल्सो टायर्ड लाइक देयर फादर्स। दे टॉक एंडलेसली इन स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। इसके बीच में वो फंस गए हैं। पॉवर्टी, एपथी होता है केयरलेसनेस, डिसइंटरेस्टेडनेस ऑफ द अथॉरिटीज। ग्रीड, लालच है लोगों को उनके आइडेंटिटी का, कई लोग फायदा उठाते होंगे या इनको भी लालच है कि तो काम कर लेंगे तो कमा लेंगे, आइडियाज है ही नहीं। और इनजस्टिस उनके साथ हो ही रहा है। बाय द स्टिग्मा लिस्निंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। जब ऑथर इस बात को देखती हैं, उनकी सुनती हैं बात, तो ऑथर को नजर आती हैं दो वर्ल्ड्स। एक वर्ल्ड वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी,
एक वर्ल्ड तो है जो उनकी फैमिली की है, फैमिली जो पॉवर्टी में है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट की हम इसी लीनेज में है, यही हमारी कास्ट है, हमारी बिरादरी का काम है, ये बोल रही थी वो ग्रैंड मदर। तो वो एक स्टिग्मा बन गया है कि इसी में तुम पैदा हुए हो, तुम यही करोगे। एंड अदर, दूसरा वर्ल्ड क्या है जो ऑथर देखती है, विशियस सर्कल ऑफ शाहूकार। शाहूकार होते हैं मनी लैंडर्स, जिनसे इन लोगों ने उधार पैसे लिए हुए हैं। नाउ दीज पीपल आर इलिटरेट। ये शाहूकार लोग जो बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, दे पे सम मनी, दे गिव अ लोन टू दीज इलिटरेट पीपल। नाउ दीज इलिटरेट पीपल, दे कैन नॉट कैलकुलेट, फॉर many decades they keep on repaying the loan. In reality they pay much more than they have taken, or they are demanded of some interest which is much more than the regular interest that the government tells us to take. जो बैंक वगैरह लेते हैं उसके इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या तो ये पहले डाल देते हैं, या क्योंकि ये कोई कैलकुलेट नहीं कर पाते, हर बार कहते हैं कि नहीं तुम्हारा अभी कर्जा बचा है, यू स्टिल हैव टू रिटर्न सो एंड सो मनी। तो कई कई साल तक वो कर्जा चला ही रखते हैं, लोन ख़त्म नहीं होता, नया लोन और लेना पड़ जाता है, तो ये अनएंडिंग साइकिल बन जाता है। तो ये जो साहूकार, मिडल मैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बिजनेसमैन, इन सभी की वजह से कुछ ना कुछ हैपन्स दैट दीस पीपल आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. तो ये बच्चा जो इनकी कम्युनिटी का है उसके ऊपर एक ऐसा बैगेज डाल देते हैं जो रख ही नहीं सकता। यहाँ पे ये बैगेज वैसा ही है जैसा साहिब उठा रहा था, वहां पे उसने खुद उठाया था, यहाँ पे इन लोगों ने डाला हुआ है। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. उसको पता ही नहीं लगता कि वो कब अपने पापा की तरह, अपने पिता की तरह बैंगल इंडस्ट्री में काम करने लग जाता है, उन्हीं की तरह हेल्थ लूज करने लग जाता है, फिर उनकी तरह मजे लगता है, उसी साइकिल में फंस जाता है। डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू देयर। अब फैमिली के अगेंस्ट कैसे जाएं, ये तो वेरी पहली बात हो गई, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इट कम्स मेनी टाइम्स इन पेपर। डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। उनकी ग्रोथ में, उनकी ब्रिंगिंग अप में डेयरिंग नहीं सिखाई जाती, उनको सिखाया नहीं जाता कुछ करो, कुछ सोचो। No teaches this. When I send the flash of in Mukesh and cheered. जैसे ही वो सुनती है कि मुकेश कहता है I want to be motor mechanic, he will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I'll walk. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. So author is very happy to see that he is so determined to walk to a long distance to learn how to drive and be a mechanic. लेकिन जब ऑथर ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया, do you dream of flying a plane? He says no and he starts staring the ground. वो नीचे देखने लग जाता है। In his small murmur there is an embarrassment. उसके इस हल्के से जवाब में शर्म है, embarrassment है, which has not yet turned to regret. धीरे धीरे ये embarrassment regret बन जाएगी। किस चीज़ की embarrassment की? उसने कुछ ऐसा बोला। दो बातें हैं यहाँ पे। embarrassment मुकेश को क्यों होगी? क्योंकि वो एक ऐसी बात बोल रहा है जो उसकी फैमिली में किसी ने नहीं करी। वो बात कौन सी है? टू लर्न टू बी अ मोटर मैकेनिक। सेकेंडली, धीरे धीरे उसकी ये बात रिग्रेट बनने वाली है क्योंकि वो ऐसा कर नहीं पाएगा, उसकी फैमिली में ऐसा होता नहीं है। Nobody does anything different than working in the bangle industry. तो वो रिग्रेट बन जाएगी। थर्ड पॉइंट व्हाट वी हैव टू सी इज he does not dream of flying a plane. He is embarrassed at this question also because he doesn't know anything about the planes. Why? Because he is content to dream of cars that he sees hurtling around the streets of town. उसने गाड़ियाँ ही देखी हैं। Few airplanes fly over फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर से एरोप्लेन्स निकलते ही कम है। उसको एक्सपोजर ही नहीं। उसको जितना एक्सपोजर है वो उतना सोच पा रहा है, करने के लिए बोल पा रहा है, पर अगर उसको एक्सपोजर दिया जाए तो शायद ना ही वो एम्बैरस हो, ना ही वो रिग्रेट हो उसको। तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द बॉयज मुकेश एंड साहिब। साहिब takes a job thinking that it will give him good food, and Mukesh dreams of becoming a motor mechanic. He has lack of exposure
but still he is contented that he is going to do something in life. So the bangle makers are being crushed on two sides, their own liabilities and the exploitation at the hands of the powerful society. This is a quick recap of the chapter. Try to answer these questions. What are the hazards of working in the glass bangle factory? Why had the Rakpikas come to live in Simapuri? Why does the author say that Mukesh's dream of learning to drive a car is a mirage?